बात है 1947 की। 16 साल का एक लड़का गुजरात के चौरवड़ गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। उसके फादर गांव के एक स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे, लेकिन उनकी उम्र और तबीयत की वजह से अब उनसे काम नहीं हो पा रहा था और इस वजह से इस लड़के को 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक अच्छी नौकरी की तलाश में वो यमन जाना चाहता था, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने कपड़े बेचे, फल और पकौड़े बेचे और भी कई काम करके पैसे जुटाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो यमन जा सके। लेकिन जब वो शिप पर पहुंचता है तो पैसेंजर शिप भर चुका होता है, पर वो किसी तरह जुगाड़ करके एक कार्गो शिप में एक अनकंफर्टेबल सफ़र तय करता है। 8 साल तक यमन में काम करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो कहीं ना कहीं उसे भी ये मालूम होता है कि वो भारत का इतिहास और भविष्य दोनों ही बदलने वाला है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी जी की। He started Reliance with 1,000 rupees and proved that an ordinary Indian can create a world-class enterprise in his lifetime. Sri Dhirubhai Ambani represented a strong mind which propagated that having small aim is a crime. अगर आपको कपड़े खरीदने हो तो आजियो या ट्रेंड्स का नाम तो जहन में आता होगा। कभी ग्रोसरीज खरीदने के लिए रिलायंस फ्रेश या स्मार्ट बाजार के स्टोर भी गए होगे। मूवीज या क्रिकेट मैचेस देखने के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा होगा। कैलविनेटर, जॉन प्लेयर्स, परफॉर्मेक्स या टीरा जैसे ब्रांड्स भी यूज किए होंगे। और अगर ये सब कुछ भी नहीं किया तो कभी ना कभी लाइफ में जियो की एक सिम तो जरूर ली होगी। आज रिलायंस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और आप मानो या ना मानो, ये हमारी लाइफस्टाइल को कई हद तक इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। अगले 10 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज जो रिलायंस यूज़ करता है खुद को आपका फेवरेट ब्रांड बनाने के लिए। तो चलें। साल 1957 में धीरू भाई अंबानी ने अपने कज़न चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक कंपनी शुरू की। ये कंपनी इंडिया से मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में अदरक और हल्दी जैसे मसाले और पॉलिस्टर यार्न एक्सपोर्ट करने का काम करती थी। कुछ सालों में ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया, लेकिन धीरू भाई अंबानी के सपने बहुत बड़े थे। वो अपने बिज़नेस को और एक्सपैंड करना चाहते थे और अब एक्सपोर्ट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करना चाहते थे। लेकिन उनके कज़न चंपक लाल ये नहीं चाहते थे, जिसके चलते 1965 में इनके बीच स्प्लिट हो गया और उसके ठीक एक साल बाद 11 फरवरी 1966 में धीरू भाई ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी। देखते देखते एम्पायर बढ़ता चला गया। 1977 के दौरान नेशनलाइज्ड बैंक्स ने जब इनको फाइनेंस करने से मना कर दिया तो इन्होंने अपना पहला आईपीओ इशू कर दिया, जो 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ और यहाँ से इंडिया में इक्विटी कल्चर की शुरुआत हुई। 1985 आते आते ही रिलायंस टेक्सटाइल्स अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन जाती है, जिसकी ब्रांचेस इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि अब ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक टेक्सटाइल और पेट्रोलियम रिफाइनिंग जैसे हर बिजनेस में अपना नाम बना चुकी होती है। लेकिन साल 2002 में धीरू भाई अंबानी जी की डेथ हो जाती है और उसके बाद पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास चला जाता है। साल 2002 से 2005
3 सालों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर 2005 में आपसी डिफरेंसेस की वजह से रिलायंस के 2 हिस्से हो जाते हैं। अब यहाँ से ऑयल, गैस और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा बिजनेस मुकेश अंबानी के पास आ जाता है और अनिल अंबानी के पास इंफोकॉम, एनर्जी और कैपिटल वगैरह आता है। स्प्लिट के वक्त दोनों के बीच एक नॉन कम्पीटिंग अग्रीमेंट साइन होता है, जिसके टर्म्स के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस फील्ड्स में एंटर नहीं कर सकते थे। यानी मुकेश अंबानी इंफोकॉम में नहीं जाएंगे और अनिल अंबानी पेट्रोलियम में। इसके साथ ही एक और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनिल अंबानी की रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड को सस्ते में गैस बेचने वाली थी। लेकिन 2009 में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इस डील को कैंसिल कर दिया, क्योंकि सस्ते दाम में गैस बेचने से सरकार का रॉयल्टी रेवेन्यू कम हो रहा था। ये मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने डील कैंसिलेशन वाले डिसीजन को सही माना, जिसके बाद दोनों भाई नॉन कम्पीटिंग एग्रीमेंट को भी रद्द कर देते हैं। अनिल अंबानी का ऐसा मानना था कि ये सब मुकेश अंबानी ने जानकर किया है। अब आप इसको इत्तेफाक कहिए या डर्टी बिजनेस गेम्स, लेकिन 2010 में पहली बार इंडिया में ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस हुए। ब्रॉडबैंड वायरलेस स्पेक्ट्रम एक तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन वायरलेसली कैरी करने के लिए। इस ऑक्शन में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह जैसे करीब 11 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया और इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच एक छोटी सी कंपनी भी थी, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड। इस ऑक्शन में सिर्फ वही कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती थी जिनके पास 250 करोड़ की बैंक गारंटी हो। अब ये जो इन्फोटेल कंपनी थी ये 2007 में स्टेब्लिश हुई थी और इसकी नेटवर्थ सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए थी और एनुअल रेवेन्यू सिर्फ 14 लाख रुपए। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक्सिस बैंक ने इसको 250 करोड़ की बैंक गारंटी दे दी। ऑक्शन में बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ब्रॉडबैंड और सिम सर्विसेज थी जिससे कॉलिंग और इंटरनेट दोनों चल जाता था। तो उनको ये वायरलेस ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम यूजलेस लग रहा था और इसलिए ये ऑक्शन जीत लेती है इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज, वो भी 12,847.77 करोड़ बिड करके, जो उसकी नेटवर्थ से 5,000 गुना ज्यादा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसके कुछ ही घंटों बाद मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस इन्फोटेल कंपनी का 95% स्टेक खरीद लिया, वो भी 4800 करोड़ रुपए में। और फिर यही आगे चलकर रिलायंस जियो बनती है। लोगों ने एलिगेशंस लगाए कि इसमें रिलायंस की पहले से एक प्लानिंग थी। इनफैक्ट 2014 में सीएजी की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी जिसमें ये चीज़ साफ तौर से कही गई थी कि इन ऑक्शंस में शुरू से ही धांधली हुई थी और इनको कैंसिल होना चाहिए था। So finally, my dear Reliance family, let us celebrate the launch of Jio, the spirit of Dhirubhai. 2016 में जियो के पब्लिक होने के बाद कई ऑफर्स आए, जिसमें कॉलिंग और इंटरनेट वगैरह सब फ्री हो गया। Unlimited calls, unlimited data, unlimited apps. मार्केट में बाकी कंपनीज जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को शॉक लगा। मार्केट कंपटीशन डिसरप्ट जरूर हुआ, लेकिन इंडिया को उससे फायदा भी हुआ। यहाँ से ही इंडिया में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हुई। कई स्टार्टअप शुरू हुए, एडटेक इंडस्ट्रीज का बूम देखने के लिए मिला, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बूस्ट मिला, कंटेंट क्रिएशन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इंडिया में एक अच्छा मार्केट डेवलप हो पाया। इंडिया जैसे 1.5 अरब की आबादी वाले देश में हर तरह के आइडियाज़ के लिए जगह है, इसलिए 1.5 अरब आबादी नहीं बल्कि 1.5 अरब अपॉर्चुनिटीज़ का देश है। अगर आप यहाँ कबाड़ भी बेचेंगे तो एक तबका ऐसा मिल जाएगा जो ये सोचकर खरीदेगा कि शायद कभी ये काम आ जाएगा, और लोग इतने क्रिएटिव हैं कि उस कबाड़ को भी जुगाड़ बना लेंगे। ऐसे में अगर आप किसी को कोई भी चीज़ फ्री में देंगे तो कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा, और यही है रिलायंस की पहली स्ट्रेटेजी। रिलायंस सिर्फ ऑयल टू केमिकल बिजनेस जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग से करीब 70,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाता है, और इस पैसे का ही इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट्स को फ्री में लॉन्च कर पाता है। फिर चाहे जियो सिम में कॉल और इंटरनेट फ्री करना हो, जियो सिनेमा में फ्री स्ट्रीमिंग हो, या जियो मार्ट जहां इन्होंने 0 डिलीवरी फी, 0 प्लेटफॉर्म फी और 0 सरचार्ज लगाकर ब्लिंकिट,
इंस्टामार्ट और बिग बास्केट जैसे बड़े प्लेयर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की। और जहाँ ये पॉसिबल नहीं होता वहाँ ये सिमिलर प्रोडक्ट या सिमिलर ब्रांड सस्ते दाम में लॉन्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नायका या टाटा क्लिक पैलेट जैसे ब्रांड्स को कम्पीट करने के लिए इन्होंने टीरा जैसा ब्रांड लॉन्च कर दिया। और अभी पतंजलि जैसे आयुर्वेदिक ब्रांड्स को डील करने के लिए इन्होंने पूरा वेदा नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया जिसको टीरा के थ्रू ये लोग बेचने वाले हैं। और यही है इनकी सेकंड स्ट्रैटेजी, सस्ता करके बेचो। थर्ड स्ट्रैटेजी जो रिलायंस अक्सर यूज करता है वो है एग्जिस्टिंग चेन या ब्रांड का एक्विजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार को एक्वायर कर लिया या रिसेंटली कार्किनोज हेल्थ केयर सर्विस को एक्वायर कर लिया। मान लो मैं बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ और अब मैं अपना मर्चेंडाइज बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो अब इसमें इससे बेहतर क्या होगा कि H&M या एलन सोली जैसे ब्रांड्स के साथ मैं पार्टनरशिप कर लूँ। ऐसे में मैं इस फील्ड में उतरते ही साथ इस फील्ड में नंबर 1 हो जाऊंगा। और यही है अंबानीज की फोर्थ स्ट्रेटेजी। जिस भी मार्केट में कोई बहुत बड़ा प्लेयर बहुत ऊपर चल रहा होता है ये उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिडास, मार्क्स एंड स्पेंसर्स या अरमानी वगैरह। रिलायंस का एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका है और अब उनको डिफीट करना नियर इम्पॉसिबल हो चुका है। इवन उनको कम्पीट करना भी नियर इम्पॉसिबल हो चुका है। रिलायंस के रिटेल मार्केट में 19,000 से भी ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर्स हैं और बर्नस्टीन रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 सालों में 5 गुना तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ रहा है। जो कोर रिटेल रेवेन्यू है रिलायंस का वो $18 बिलियन से भी ऊपर हो चुका है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अथॉरिटी भी है तो मोनोपोली तो एक खतरा होता ही है, लेकिन उससे बड़ा खतरा होता है नैरेटिव। अगर आप नैरेटिव अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं तो आप रूल कर सकते हैं। और अंबानीज के डोमिनेंस से सबसे ज़्यादा सवाल इस पर ही उठता है। न्यूज़ 18 ग्रुप, जिसके अंडर CNBC TV 18, CNN न्यूज़, फर्स्ट पोस्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क्स, न्यूज़ इंडिया और मनी कंट्रोल ये सब चैनल्स आते हैं, ये सब अंबानीज ओन करते हैं। जियो हॉटस्टार, कलर्स TV, हिस्ट्री TV 18 और MTV जैसे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स भी अंबानीज ही ओन करते हैं। लेकिन हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। ऐसे में कंपनीज को सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं ग्लोबली भी कम्पीट करना होता है। और इस वजह से किसी एक कंपनी की कहीं भी मोनोपोली होना इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक रिस्क होता है कि इतने पावरफुल लोग सिस्टम को भी ईजिली अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं या आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और एक्सट्रीम केसेस में आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर इसका एक दूसरा साइड देखा जाए तो ऐसी कंपनीज हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ऐसे तमाम सेक्टर्स की ग्रोथ में इनका बड़ा हाथ होता है। अब अगर ये कंपनीज चाहें तो अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करके बहुत कुछ अच्छा भी कर सकती हैं, लेकिन ये इसका मिसयूज ना करें। इसके लिए हमारा इनके एक्शंस को ट्रैक करना, क्रिटिसाइज करना और ज़रूरत पड़ने पर इनके अगेंस्ट खड़ा होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात हमेशा याद रखिए, इट इज़ बेटर फॉर अ कंट्री टू हैव 1000 millionaires देन हैविंग अ few billionaires। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये पूरी वीडियो फ़ोन से शूट और एडिट हुई है और इसमें लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगा है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और ऐसे कंटेंट लाते रहें। थैंक यू सो मच।